नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में अभिक्रिया की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है इस बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं और उसके फॉर्मूलों को देखा था और हमने उससे एक प्रश्न भी सॉल्व किया था। आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिए थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया N2+3H2 एरो 2NH3 में N2 के गायब होने की दर -0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो हाइड्रोजन के गायब होने की दर एवं NH3 के उत्पन्न होने की दर ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे N2 और 3H2 है। यहाँ पे जो N2 और 3H2 है इसको बोलते हैं अभिकारक, और यहाँ पे इससे उत्पाद बन रहा है 2NH3। ये होता है उत्पाद। अभिक्रिया तो हुई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच और अमोनियम गैस बन रहा है, अमोनियम बन रहा है। देखते हैं तो इसको फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो -t और N2/dt हो जाएगा इक्वल टू 1/3। अच्छा, यहाँ पे 1/3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, जो हाइड्रोजन के साथ आके अलग से जुड़ा है, इसलिए इसको 1/3 लिखे हैं। फिर इसको लिख देंगे H2 - D H2/dt। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं, तो चूँकि यह रूल है, इस अभिक्रिया की दर का यह रूल है कि अभिकारक में क्या लगाया जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए इस उत्पाद में माइनस नहीं लगाया गया है, तो -DH2/dt हो जाएगा। एरो 2NH3, तो यहाँ पे 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, इसलिए इसे 1/2 लिखे हैं। फिर D, फिर NH3 हो जाएगा। NH3 का क्या होता है, तो अमोनियम, और बाई dt हो जाएगा। अच्छा, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन के गायब होने की दर और NH3 के उत्पन्न होने की दर ज्ञात करना है, तो मुख्य काम तो इन दोनों से ही ना है, तो इन दोनों को हम लोग ले लिए। तो -D N2/dt का मान देखिए कितना दिया है, 0.6। N2 के गायब होने की दर 0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दिया है, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया बराबर 1/3, और DH2/dt हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। फिर अगर इसको आप लोग अच्छी तरीके से -0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और 1/3 को सॉल्व करेंगे तो -1.8 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे -1 रहेगा 1। तो DH2/dt, तो -D N2/dt बराबर 1/2 DNH3/dt अब निकालना है। अब अमोनियम के उत्पन्न होने की दर, अमोनियम के उत्पन्न होने की दर बोल रहा है, NH3 के उत्पन्न होने की दर अब लोग ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन के वो तो ज्ञात कर लिया, अब अमोनियम को उत्पन्न होने की दर ज्ञात करेंगे तो -0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था N2 का, और 1/2 DNH3/dt निकालना है, तो -1.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो, और DNH3/dt अर्थात NH3 के उत्पन्न होने की दर 1.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। अब आइए अभिक्रिया की दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है इसके बारे में जानते हैं। यह 5 नंबर 2 नंबर यह काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। देखते हैं कि अभिक्रिया की दर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो अभिक्रिया का दर है वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बोला जा रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की अगर सांद्रता बढ़ जा रही है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है, तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, तापमान, तो तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, अर्थात अभिक्रिया की दर को भी बढ़ाना है तो तापमान भी बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। और 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की दर है लगभग 2 गुनी हो जाती है। अगर हम लोग 10 डिग्री तापमान बढ़ा देते हैं, तापमान बढ़ाने से तो अभिक्रिया की दर दुगुनी और बढ़ जा रही है, लेकिन अगर हम लोग कितना डिग्री बढ़ाएं कि दुगुनी हो जाए, तो अगर हम लोग 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया की दर है लगभग कैसी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए उत्प्रेरक,
उत्प्रेरक से, तो उत्प्रेरक बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया में खुद परिवर्तित हुए ही अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। बोला जा रहा है कि जो उत्प्रेरक है वह बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित हुए, बिना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में खुद परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब आइए सक्रिय द्रव्यमान का नियम जानते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। लॉ ऑफ एक्टिव मास, बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ एक्टिव मास अर्थात सक्रिय द्रव्यमान का नियम 1864 ईस्वी में गुल्डबर्ग एवं वेज ने दिया था। कौन दिए थे, तो गुल्डबर्ग एवं वेज ने दिया था। किसका नियम, तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम। और इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में, कब दिया था, तो 1864 में। तो इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान दीजिएगा, या जो इस नियम के अनुसार कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, किसी अभिक्रिया की दर है, वह अभिकारक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती होती है, जिसमें इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसके घात के रूप में उपस्थित होता है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, वहाँ पे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समझ रहे थे, तो 2NH2 दे रहा था, यहाँ पे 2H2 दे रहा था, 3H2 दे रहा था। तो इसको हम लोग बोल रहे थे कि यह क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें घात के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में, घात के रूप में। देखते हैं कैसे। बोल रहा है कोई रासायनिक अभिक्रिया AA + BB है, अर्थात यह अभिकारक है और इससे उत्पाद बन रहा है। तो सक्रिय द्रव्यमान के नियम अनुसार बोल रहा है कि जो अभिक्रिया की जो सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम अनुसार, तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है A का पावर A और B का पावर B के। तो अभिक्रिया की दर हो जाएगा K, यहाँ पे नियतांक क्योंकि समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, स्थिरांक। यहाँ पे वेग स्थिरांक है क्या, K। तो A का पावर A और B का पावर B यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं वेग नियम किसे कहते हैं, रेट लॉ किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब अभिक्रिया की दर को वास्तविक गुणांक के पदों में निरूपित किया जाता है ना, जो अभिक्रिया की दर होती है उसको वास्तविक गुणांक के पदों में अगर हम लोग निरूपित करते हैं तो इस नियम को क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं, तथा इससे प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोला जा रहा है कि जब वेग समीकरण में उपस्थित वास्तविक गुणांक के योग की अभिक्रिया को कोटि कहा जाता है। बोल जा रहा है कि वेग समीकरण में उपस्थित जो वास्तविक गुणांक का जो योग होता है उसको ही अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। जैसे H2 + I2 एरो 2HI, इसमें वेग समीकरण वेग बराबर के H2 और I2 है, तो कोटि इसमें कितना है, 1 और 1 है, तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो कोटि के आधार पर अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्थात 0 ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और तृतीय कोटि की अभिक्रिया अर्थात थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आइए हम लोग इस वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया तक ही समझेंगे, उसके आगे हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे। तो देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया की दर है वह किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है। क्या, जो अभिक्रिया की दर है वह किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे वैसी सभी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है उसी को ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया की दर पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की दर है यह किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है। जैसे N2 + 3H2 Fe2NH3। बोला जा रहा है कि वैसी सभी अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको भी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, 2HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।